नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। कहा, भारत की एक्ट फार ईस्ट नीति से रूस के सुदूर पूर्व के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्य प्रारूप के लिए रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पीएम श्री स्कूलों की स्थापना के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना को भी मंजूरी दी। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कल टोक्यो में। भारत ने बांग्लादेश के व्यावसायिक समुदाय को दूसरे देशों में सामान भेजने के लिए भारतीय बंदरगाहों के इस्तेमाल के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम कर्तव्य पथ का उद्घाटन और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। शारजाह में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान के साथ मैच में अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। व्लादिवोस्तोक में आयोजित 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर की या नॉर्दर्न सी रूट की भविष्य में कनेक्टिविटी हमारे संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के साथ साथ भारत में फार्मा और डायमंड्स के क्षेत्रों में भी रशियन फार ईस्ट के महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 में उन्हें इस मंच में रूस के साथ भाग लेने का मौका मिला और उस समय उन्होंने भारत की एक्ट फार ईस्ट नीति की घोषणा की थी। श्री मोदी ने कहा कि इस नीति की घोषणा के परिणाम स्वरूप रूस के सुदूर पूर्व के साथ भारत का सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बहुत प्रभाव पड़ा है। भारत के प्राचीन सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम ने हमें विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के वाणिज्य दूतावास की स्थापना के 30 साल पूरे हो रहे हैं। इसी महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के कॉन्सुलेट की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस शहर में कॉन्सुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे संबंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंड्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रशियन फार ईस्ट के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख वैश्विक मंच बन गया है। पूर्वी आर्थिक मंच की 7वीं बैठक सोमवार को शुरू हुई। 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का मुख्य विषय है बहुध्रुवीय विश्व पथ की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्य प्रारूप को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि इस नीति से रेलवे को अधिक राजस्व मिलेगा और लगभग 1,20,000 रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे रेलवे से अधिक माल ढुलाई करने और उद्योग की रसद लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी। पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संशोधित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें चाहे कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज हो, पब्लिक यूटिलिटीज हो या रेलवे के एक्सक्लूसिव यूज की बात हो, इसमें संशोधन किए गए हैं। रेलवे की जो भूमि नीति है, इससे बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल्स विकास को बढ़ावा देगी। ये संशोधन प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उसके लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि इस नीति से रेलवे की जमीन पर सौर संयंत्र लगाने के लिए नाम मात्र की लागत पर जमीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कूलों के लिए पीएम स्कूलों की स्थापना की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 14,500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये योजना केंद्र सरकार, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पीएम श्री के अंतर्गत एक समान, समावेशी और आनंदमय वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। आज कैबिनेट ने एक नया प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री के नाम पे एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2022 से 2027 तक 5 साल के अंदर 27,360 करोड़ रुपया की लागत से 14,597 इतने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बाल वाटिका की कल्पना, यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है और हायर सेकेंडरी का एक स्कूल से 2 स्कूल एक ब्लॉक में एक केंद्रीय योजना लागू की जाएगी। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इन स्कूलों को बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए वाइब्रेंट स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों के निष्पादन के बारे में पता लगाने तथा स्कूल प्रशासन को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष के लिए प्रति स्कूल 2 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जो सीधे स्कूलों को दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पीएम श्री स्कूलों का चयन चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें वे अनुकरणीय स्कूल बनने के लिए सहायता के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं आवेदन करना होगा। योजना के पहले 2 वर्षों के लिए पोर्टल वर्ष में 4 बार यानी प्रत्येक तिमाही में 1 बार खोला जाएगा। मंत्रिमंडल ने कोच्चि मेट्रो रेल के दूसरे चरण के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से कक्कानाड होते हुए इन्फो पार्क तक 11.17 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो मार्ग पर 11 स्टेशन होंगे। इस परियोजना पर 1,957 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। सीपोर्ट हवाई अड्डा मार्ग को चौड़ा करने सहित दूसरे चरण की तैयारी का काम सुचारू रूप से जारी है। मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शिक्षा क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दी है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जारी शैक्षिक सहयोग को और मजबूत करना है। नया समझौता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आए बदलावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका उद्देश्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण शिक्षण स्टाफ की क्षमता विकास को बढ़ावा देना और दोनों देशों में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग की सुविधा प्रदान करना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन 3,157 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है।
ये 2020-21 की तुलना में 50 लाख टन अधिक है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान दलहन उत्पादन 277 लाख टन और तिलहन का लगभग 377 लाख टन होने का अनुमान है। नई दिल्ली में रबी अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री तोमर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से कृषि क्षेत्र में जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादन के मामले में काफी काम हुआ है, जिससे खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है। अभी तक लगभग 1,22,000 करोड़ रुपया जिन किसानों का नुकसान हुआ उनको मुआवजे के रूप में भरपाई हो गई। अब 1,22,000 करोड़ रुपए का मुआवजा बढ़ना ये सामान्य बात नहीं है, लेकिन अब आज चुनौती इस बात की है कि फसल बीमा योजना के संपर्क में सब लोग हैं क्या, जो नहीं है वो आ सकते हैं क्या, और जो किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर नहीं है उन तक बीमा योजना की पहुंच कैसे बन सकती है। अगर ये सबके सब किसान फसल बीमा योजना में कवर हो जाएं तो मैं समझता हूं कि बीमा योजना का स्वरूप ही बदल जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप पशुपालन, डेयरी उद्योग या पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम से जुड़े हैं? तो ये है एक मौका आपके लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जीतने का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, सहकारी डेयरी संगठन, एफपीओ या दूध उत्पादन कंपनियों और एआई टेक्नीशियंस के अमूल्य योगदान को सराहने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022, जिनमें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ हर एक विजेता को मिलेगी 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि। आप आवेदन www.awards.gov.in पर स्वयं भर सकते हैं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, सहकारी समितियों या अपने पशु चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2022। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। कहा, भारत की एक्ट फार ईस्ट नीति से रूस के सुदूर पूर्व के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्य प्रारूप के लिए रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पीएम श्री स्कूलों की स्थापना के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना को भी मंजूरी दी। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कल तोक्यो में। भारत ने बांग्लादेश के व्यावसायिक समुदाय को दूसरे देशों में सामान भेजने के लिए भारतीय बंदरगाहों के इस्तेमाल के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम कर्तव्य पथ का उद्घाटन और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। और शारजाह में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान के साथ मैच में अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल तोक्यो में भारत जापान रक्षा और विदेशी मंत्रियों की 2+2 वार्ता में भाग लेंगे। जापान का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री यासुकाजो हामादा और विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी करेंगे। इस संवाद में दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग की समीक्षा होगी और आगे की कार्यनीति तय की जाएगी। भारत और जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी का पालन कर रहे हैं। वार्ता से अलग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए जापान के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री सिंह जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी भेंट करेंगे। भारत ने बांग्लादेश के व्यापारिक समुदाय को अन्य देशों में सामान भेजने के लिए भारतीय बंदरगाहों का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत ने सूचित किया कि उसने निर्दिष्ट जमीनी सीमा शुल्क केंद्रों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के माध्यम से अपने उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात करने के लिए बांग्लादेश को मुफ्त पारगमन की पेशकश की है।
भारत बांग्लादेश को अपने उत्पादों को नेपाल और भूटान निर्यात करने के लिए मुफ्त पारगमन भी प्रदान करता रहा है। बांग्लादेश ने हाल ही में शुरू किए गए चिलाहाटी हल्दीबाड़ी मार्ग के माध्यम से भूटान के साथ रेल संपर्क का भी अनुरोध किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का मतलब अवसर है। ये दशक ही नहीं बल्कि पूरी सदी भारत की है। श्री गोयल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आर्थिक विकास में तेजी से बदलाव, व्यवस्था में सुधार, प्रौद्योगिकी से जुड़ने और सर्वश्रेष्ठ सीखने की नींव तैयार की है। भारत के युवाओं में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री गोयल ने कहा कि नई शिक्षा नीति उदार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना लोक स्वामित्व और आधिकारिता का प्रतीक है। ये कदम अमृतकाल में नए भारत के लिए प्रधानमंत्री के दूसरे पंच प्रण के अनुरूप है, जिसमें औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को हटाना है। प्रधानमंत्री इंडिया गेट के नजदीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे 28 फीट की ग्रेनाइट की प्रतिमा रखी जाएगी। हस्त निर्मित प्रतिमा के निर्माण में पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक उपकरणों की सहायता ली गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पराक्रम दिवस पर लगाई गई उनकी होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर लगाई जा रही है। नेताजी की यह विशाल प्रतिमा भारत में सबसे ऊंची, सजीव, अखंड और हस्त निर्मित मूर्तियों में से एक है। देश भर से आए 500 कलाकार कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत और विविधता में एकता की भावना को प्रदर्शित करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम शुक्रवार से रविवार तक शाम 7 से रात 9 बजे तक चलेगा। इंडिया गेट पर नेताजी के जीवन पर आधारित 10 मिनट का विशेष ड्रोन शो भी दिखाया जाएगा। सांस्कृतिक उत्सव और ड्रोन शो में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान को वर्चुअल माध्यम से शुरू करेंगी। वर्ष 2025 तक देश से तपेदिक उन्मूलन अभियान को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत विकास लक्ष्य वर्ष 2030 से 5 वर्ष पहले देश से तपेदिक समाप्त करने का आह्वान किया था। राष्ट्रपति मुर्मू निक्षय मित्र पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। ये दानकर्ताओं को तपेदिक का उपचार कराने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों, विशेषकर केरल वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ओणम किसानों के कठिन परिश्रम और धरती मां के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि केरल वासियों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि ये त्योहार राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्हें ईमानदारी, करुणा और त्याग जैसे उच्च नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि ये खेतों में नई फसल के रूप में प्रकृति की उदारता का जश्न मनाने का भी अवसर है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में स्थित रंग भवन में आकाशवाणी और दूरदर्शन इंजीनियरिंग कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि प्रसार भारती के कर्मचारी सरकार के अभिन्न अंग हैं और लोकतंत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की आवाज देश के प्रत्येक नागरिक के दिल को छूती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा है कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए 10 वर्ष का रोड मैप तैयार करना होगा। श्री सुब्बा राव ने कहा कि निजीकरण का रोड मैप तैयार करने से हितधारकों को जरूरी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि बैंकों के निजीकरण का कार्य जोर शोर से करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में भी नहीं डाला जाना चाहिए।
श्री सुब्बाराव ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निगमीकरण के बारे में भी विचार करना चाहिए, जिससे सभी बैंक रिजर्व बैंक के एकीकृत नियमों के अंतर्गत कार्य कर सकें। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्ष से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक लोकतंत्र के समानांतर संगीत और साहित्य के क्षेत्र में आकाशवाणी के प्रवेश से सांस्कृतिक लोकतंत्र की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और फिल्म संगीत की बेशकीमती और मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। एमएस सुब्बुलक्ष्मी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी से लेकर लता मंगेशकर तक संगीत क्षेत्र के दिग्गज कलाकारों ने आकाशवाणी के स्टूडियो में अपनी कला का प्रदर्शन किया। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत जगत की दो महान हस्तियों एमएस सुब्बुलक्ष्मी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। एमएस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत जगत की प्रख्यात गायिका थीं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतज्ञ होने के साथ साथ सुब्बुलक्ष्मी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतज्ञ भी थीं। प्यार से उन्हें लोग एमएस अम्मा बुलाते थे। एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने अधिकतर गायन तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में किया, साथ ही हिंदी में मीरा के भजन भी गाए। वे न केवल कर्नाटक संगीत का चेहरा थीं, बल्कि उन्होंने पर्दे पर अभिनेत्री के रूप में मीरा और शकुंतला की भूमिकाएं भी निभाई। एमएस सुब्बुलक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र महासभा में संगीत प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय संगीतज्ञ रहीं। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को एक नया अर्थ और प्रतिष्ठा प्रदान की। शहनाई परंपरागत रूप से केवल शादियों या अन्य समारोहों में बजाई जाती थी। भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिल्ली के लाल किले पर प्रस्तुति का अवसर मिला। देश के पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के दिन उन्होंने अपने शहनाई वादन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। कई वर्षों तक उनका शहनाई वादन आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित स्वतंत्रता दिवस समारोह का अनिवार्य अंग बना रहा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की संगीत के प्रति संवेदनशीलता और उत्कृष्ट दृष्टि ने उनके संगीत को सुंदर, कोमल और मंत्रमुग्ध कर देने वाला बनाया। कल की कड़ी में बात करेंगे पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी के बारे में। आकाशवाणी समाचार के लिए विशाल शर्मा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कॉर्निया के रोग से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित कर रहा है। इस रोग से व्यक्ति में अंधापन आ सकता है। एम्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र रोग संस्थान के प्रमुख डॉक्टर JS तितियाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस ऐप के माध्यम से कॉर्निया प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे मरीज और जिनका कॉर्निया प्रत्यारोपण हुआ है वे डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर तितियाल ने कहा कि इस ऐप से नजदीकी नेत्र अस्पतालों को भी जोड़ा जाएगा।
इसका पर्पज ये है कि सुविधाजनक एक ऐसा प्रोसेस हो जाए हॉस्पिटल और मरीजों के बीच में। जो लोग वेट कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कोई समस्या है तो नहीं उसके बारे में हम जान सकते हैं, और जो लोग सर्जरी करा के या कॉर्नियल ग्राफ्टिंग करके वापस चले जाते हैं उनका फॉलोअप ठीक से कर सकें, क्योंकि जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसका फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो एक स्मार्टफोन बेस्ड ऐप हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत काम भी कर चुके हैं, जिसमें पेशेंट जो है अपना फोटो खुद खींच के या अपने रिलेटिव के द्वारा खींच करके हमें भेज सकता है। और हमारा नेशनल आई बैंक जो है 24 आवर्स चलता है, तो वहाँ डॉक्टर टेक्नीशियन बैठे होते हैं जो उनकी समस्या को सुनेंगे और साथ में इस समस्या का सुझाव भी बताएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक के कोलकाता और आसनसोल स्थित आवासों पर छापे मारे। सीबीआई ने घटक के चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतीक दीवान, उनकी पुत्री और दामाद के कोलकाता स्थित आवास पर भी छापेमारी की। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय मलय घटक को पूछताछ के लिए कई बार बुला चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करते हुए कहा कि जो अपनी पार्टी से खुद को नहीं जोड़ पाए वे भारत को जोड़ने की यात्रा पर निकल पड़े हैं। नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके समर्पित कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान की एक संस्कृति रही है कि सेना की शहादत, सेना के शौर्य और सेना के बलिदान पर कभी सवाल नहीं करते, और आपने उसका सबूत मांगा। ये आपने देश की सामरिक सुरक्षा और सेना के त्याग को भी तोड़ने की कोशिश की, और आप देश को जोड़ने की बात करते हैं। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निकी समूह के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कल से लागू हो जाएगा और अगले साल 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। जम्मू कश्मीर में जनजातीय कार्य विभाग ने जनजातीय क्षेत्र के 120 विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृति दे दी है। सुदूर क्षेत्रों में स्थित इन विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं देकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में 100 से अधिक विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए 20 करोड़ की राशि खर्च की गई। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव आशीष कुमार के नेतृत्व में कर्नाटक गए अंतर मंत्रालयीय दल को आज राज्य सरकार ने जुलाई और अगस्त के दौरान बारिश से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय टीम को बताया कि राज्य सरकार ने वर्षा क्षति अनुमान पर सावधानीपूर्वक और पारदर्शी रूप से एक ज्ञापन तैयार किया है और केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार उचित मुआवजे की मांग की है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की वकील सुएला ब्रेवरमैन को प्रधानमंत्री लिज ट्रस के नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बनाया गया है। उन्होंने भारतीय मूल की अपनी सहयोगी प्रीति पटेल की जगह ली है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्य 42 वर्षीय सुएला ब्रेवरमैन ने बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया था। एशिया कप 2020 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में शारजाह में पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 83 रन बना लिए हैं। यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज रात चेकोस्लोवाकिया की कैरोलिना प्लिस्कोवा का सामना बेलारूस की एरिना सबालेंका से होगा। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज रात रूस के एंड्री रूबलेव का सामना अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। रूस के कारेन खचानोव और नॉर्वे के कैस्पर रूड पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। कहा, भारत की एक्ट फार ईस्ट नीति से रूस के सुदूर पूर्व के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्य प्रारूप के लिए रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पीएम श्री स्कूलों की स्थापना के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना को भी मंजूरी दी। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कल टोक्यो में। भारत ने बांग्लादेश के व्यावसायिक समुदाय को दूसरे देशों में सामान भेजने के लिए भारतीय बंदरगाहों के इस्तेमाल के लिए आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम कर्तव्य पथ का उद्घाटन और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है और शारजाह में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान के साथ मैच में अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 83 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।